बच्चों, आज हम आपको साइंस के एक स्पेशल टॉपिक यानी रुधिर से संबंधित कुछ बात बताएंगे। रुधिर हमने बोर्ड पर लिखा है ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन का मतलब रुधिर के अवयव। आपको अंग्रेजी में सीखना जरूरी है क्योंकि हिंदी वर्ड आपके आगे प्रयोग में कम आएंगे, अंग्रेजी वर्ड ज्यादा आएंगे। आप देखो कि इसका कंपोजिशन यानी इसके अवयव क्या क्या होते हैं। रुधिर मुख्यतः दो ही इसके पार्ट होते हैं, एक तो होता है तरल और दूसरा होता है ठोस। क्या होता है? ठोस। ठोस मतलब सॉलिड, तरल को हम लिक्विड कह सकते हैं या फ्लूइड कह सकते हैं, यानी बहने वाला कह सकते हैं, यानी हो सकता है। तो एक तरफ हमारे पास हो जाएगा तरल पदार्थ और दूसरा हो जाएगा ठोस पदार्थ। बच्चों, ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि इस तरह से अभी तक आपको किसी ने नहीं बताया होगा। आज हम वो बताने की कोशिश करेंगे आपको। तरल पदार्थ की बात अगर हम करें तो इसको बच्चों कहते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा और इसको बोलेंगे रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं रक्त कणिकाएं प्लाज्मा की इंग्लिश प्लाज्मा ही रहती है, लेकिन रक्त कणिकाओं की अगर हम इंग्लिश की बात करें तो ये ब्लड कार्पसेल्स होती हैं। रुधिर कणिकाएं या रक्त कणिकाएं जो हमारा प्लाज्मा है। अगर हम किसी रुधिर के कंपोजिशन की बात करें तो जो प्लाज्मा होता है वो रुधिर के हिस्से की हम बात करें तो बच्चों ये 55% हिस्सा कवर कर लेता है, और जो ठोस पदार्थ या जो रक्त कणिकाएं हैं ये उस रुधिर के 45% हिस्से को कवर करती है। जैसा कि आपको हम बताते चल रहे हैं। इनको अभी एक मिनट रुकते हैं, पहले हम प्लाज्मा को डिफाइन करते हैं कि प्लाज्मा से जुड़ी क्या बातें हो सकती हैं। बच्चों ध्यान दो, प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा में 90 से 92% यानी कि 90 to 92%, यानी फर्स्ट पॉइंट हम बता दें कि 90 से 92% जल होता है। प्लाज्मा में हम बात करें कि 90 से 92% वाटर होता है, जो कि आपको जानना चाहिए। तुम कहोगे 90, ये तो 55 है। नहीं बच्चों, आप ध्यान रखना 55 के यानी 55 को अगर 100 माने, 55 को क्या माने 100 मान ले कि ये पूरा 100% है। 100% का जो हिस्सा होगा वो उसका 90 और 92% हमें क्या प्राप्त होगा? जल प्राप्त होगा। हम आगे बताते हैं। इसी में से जो 6 से 7% है बच्चों, वो हमारे पास इसमें प्रोटीन होते हैं। क्या होते हैं? प्रोटीन। 6 से 7% जो हिस्सा है बच्चों वो क्या है हमारे पास? प्रोटीन है। प्रोटीन है। और क्या क्या हो सकता है? क्योंकि अगर हम बात करें तो अगर हम 90 से बात करें तो फिर 10 का कॉम्बिनेशन बैठाना पड़ेगा। अगर हम 92 से बात करें तो हमें 7 और बढ़ा के 99% हो जाएगा। ऐसा तो अभी 1% बचा हुआ है ना। जो बचा हुआ है उसमें जो क्या क्या हो सकता है, जैसे पोषक तत्व हैं। बच्चों ध्यान देना, पोषक तत्व यानी जो हमारे शरीर को पोषण प्रदान करते हैं, ये सारा ब्लड में ही मौजूद है। ये पोषक तत्व, ऐसा मत सोचना कि ब्लड हमारे शरीर को पोषित नहीं करता, पक्का करता है, जरूरत है इसकी। पोषक तत्व हैं। और कौन से हो सकते हैं? उत्सर्जी पदार्थ भी होते हैं। उत्सर्जी पदार्थ इसी में प्रयोग में आ जाते हैं। इसी में अगर हम बात करें तो बच्चों इसी में प्रोटीन है तो हार्मोन भी होगा। क्या हो जाएगा? हार्मोन भी इसी में आ जाएगा। हार्मोन भी आ जाएगा। और बच्चों क्या क्या हो सकता है? एक होता है बच्चों कि रुधिर का थक्का जमना चाहिए और नहीं भी जमना चाहिए, शरीर के बाहर जमे और शरीर के अंदर न जमे। तो इस प्रकार हमारे पास दो प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। एक होता है स्कंदन पदार्थ और दूसरा होता है प्रतिस्कंदन। ठीक है, स्कंदन स्कंदन पदार्थ और एक होता है प्रतिस्कंदन। अब यहां पर आप सोचेंगे कि स्कंदन और प्रतिस्कंदन का मतलब क्या है? वही तो हम बता रहे हैं कि एक होता है शरीर के अंदर ब्लड को न जमने देना और दूसरा प्रतिस्कंदन होता है जो स्कंदन होता है शरीर के बाहर जमा देना, और प्रतिस्कंदन मतलब शरीर के अंदर ना जमने देना। क्योंकि अगर शरीर के अंदर ब्लड जम जाएगा तो वहां पर भी तो दिक्कत वाली बात है, क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी तो आपकी जो वीन्स है या जो हमारे पास जो
वेन्स मतलब आपकी नसें, जिसको नसें कहते हैं, धमनी और शिराएं, ये जम जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे, आपका वो एरिया पैरालाइज हो जाएगा। तो उससे बचने के लिए, और प्लस अब का शरीर के बाहर जमना, अगर जैसे बाई चांस आप खेल रहे हैं और खेलते हुए अचानक गिर गए, कहीं चोट लग गई, तो क्या हमारा रुधिर नहीं जमे? जमना चाहिए बच्चों, इसको जमाना है। अगर ये रुधिर तुरंत नहीं जमता है, जिसका मतलब कि आपको समस्या है, दिक्कत है। इस समस्या के निदान के लिए अब शुरुआती दौर पर बता दें कि एक बीमारी, इस प्रकार की एक बीमारी आई थी जिसको हीमोफीलिया बताया गया। ये अनुवांशिक बीमारी थी। हीमोफीलिया में क्या, इसके एक लक्षण थे। लक्षण ये थे बच्चों, क्योंकि जो भी इस बीमारी का शिकार हुआ, शुरुआती अगर दौर में देखा जाए कि स्वतंत्रता के पहले की हम बात करें, ठीक है, भारत के स्वतंत्रता के पहले, अगर जो ब्रिटेन की एक महारानी थी, उन महारानी को ये बीमारी हो गई थी। इस वजह से हीमोफीलिया को शाही बीमारी भी कहा गया, या राजघराने की बीमारी भी कहा गया। राजघराने की बीमारी, प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम बच्चों इसमें यही थी कि उनके रुधिर में प्रतिस्कंदन और स्कंदन पदार्थ की मात्रा का रेशियो सही नहीं था। क्यों? क्योंकि अब वो गिरने के बाद उन्हें चोट लगी, चोट लगने पर उनके शरीर का पूरा रक्त थोड़ा थोड़ा करके बह गया, यानी वो जमा नहीं। उसकी ड्रेसिंग भी करी गई लेकिन ब्लड बहता रहा, यानी रुका नहीं। यही समस्या है, यानी ब्लड अगर नहीं रुकेगा तो बच्चों वो व्यक्ति मर जाएगा। जो चोटिल व्यक्ति होगा उसको मरने नहीं देना है, ऐसी समस्या नहीं उत्पन्न करनी है जो मर जाए, उसको मरने से बचाना है ना। तो एक कोशिश करते हैं हम लोग, ठीक है, आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे पास कितने पदार्थ मिले? प्लाज्मा किन किन पदार्थों से है? इसमें जल भी है, प्रोटीन भी है, पोषक तत्व भी है। और पोषक तत्व में हम बता दें क्या है, जो आप बोलेंगे विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जितने भी है उसी में शामिल हो जाएंगे। उत्सर्जी पदार्थ भी होगा हमारे पास, हार्मोन भी होगा, एंजाइम से भी बनेंगे, प्रतिस्कंदन पदार्थ भी होगा और स्कंदन पदार्थ भी होगा। ये हमारे पास प्लाज्मा से जुड़े हुए इससे। और कहते ये प्लाज्मा क्या है? अभी अब शुरुआती बात बता दी कि 2-3 साल पहले जो कोरोना यानी कोविड-19 के दौरान जो स्टार्टिंग में जो वैक्सीन नहीं बनी थी या वैक्सीन बनने की शुरुआत हुई थी, तो बच्चों कोरोना से कैसे व्यक्तियों को बचाया जा रहा था? बचाने के लिए यहाँ पर बेटा प्लाज्मा थेरेपी प्रयोग करी जा रही थी, क्योंकि प्लाज्मा रक्त का एक हिस्सा होता है। ये प्लाज्मा उन रोगी व्यक्तियों से निकाला जा रहा था जो व्यक्ति क्या कहते हैं कि कोविड की बीमारी से ठीक हो रहे थे, उनके ब्लड से प्लाज्मा को अलग करके जो कोविड के शिकारी थे उनको ब्लड चढ़ाया जा रहा था। इसी कारण क्या कहते हैं कि उनके जो रक्त में प्रतिरोधक क्षमता होती थी वो बढ़ जाती, जिसके कारण ये क्या कहते हैं कि रोगी बच रहा था। लेकिन ये जो संभावना है बहुत कम लेवल पर थी, क्योंकि बच्चों इतना ज्यादा प्लाज्मा इकट्ठा करना मुश्किल हो रहा था। इसी वजह से क्या कहते हैं कि वैज्ञानिकों ने वैक्सीन बनाई और जिसमें क्या कहते हैं सफलता भी मिल गई है। तो प्लाज्मा रक्त का बहुत ही अहम हिस्सा है जो कि आपको सीखना है, वो मैंने बताया भी है और सामने आपके लिखे हुए हैं, आप पढ़ लेंगे वीडियो देखकर। अब हम बताते हैं जो हमारे पास ठोस पदार्थ था इनको बोलते हैं रक्त कणिकाएं। बच्चों ये रक्त कणिकाएं आप जानते हो, इनका नाम सुना है। एक हमारे पास रक्त कणिका है, इसको बोलते हैं आरबीसी। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, या कहीं कहीं पर कार्पसेल्स भी लिखा, वो भी सही है। ये हमारे पास लाल रुधिर कणिकाएं हैं। ये क्या है? लाल रुधिर कणिकाएं, लिख देंगे लाल रुधिर कणिकाएं, लाल रुधिर कणिकाएं, ठीक है। ये तो जनरली भाषा में हम लोग लाल रुधिर कणिकाएं इनको जानते हैं, लेकिन इनको वैज्ञानिक दृष्टि से इनको एरिथ्रोसाइट्स बोला जाता है। क्या बोलते हैं? एरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। लाल रुधिर कणिका क्या है? हमारे ब्लड का जो हिस्सा है, जो लाल रुधिर कणिका है, इनका इस 45% से अगर हम बात करें तो बच्चों 44% हिस्सा, यानी कह सकते हैं जो आरबीसी है वो हमारे पास 44% है, आरबीसी है। तो बचा हुआ हमारे पास जो हिस्सा है वो 1% होगा बचा, क्योंकि आप देख रहे हैं 55 ये है, 44 ये है। बच्चों इस प्रकार से इन दोनों को ऐड करें तो 99% हमारे पास ब्लड का कॉम्बिनेशन समझ चुके हैं आप लोग। बचा हुआ 1% है, वो भी आप सीख लें। यहाँ पर दूसरा हमारे पास कॉम्बिनेशन जो है ये नंबर 1 पर है, दूसरा इसका ये होता है बच्चों WBC, यानी वाइट ब्लड सेल, यानी श्वेत रुधिर कणिकाएं, यानी यहां पर लिखेंगे व्हाइट ब्लड सेल्स, या इन्हें सेल्स की जगह कार्पसेल्स यानी कणिका भी बोला जाता है। ठीक है, ठीक है।
तो आप देखेंगे इसको बोलेंगे श्वेत रुधिर, श्वेत रुधिर कणिकाएं। ये हमारे पास ठोस हैं, इन ठोस पदार्थ की हम बात कर रहे हैं, या इन्हें अगर बोला जाए तो बच्चों इनको ल्यूकोसाइट्स बोला, इसका वैज्ञानिक दृष्टि से इनको ल्यूकोसाइट्स बोला जाता है, ल्यूकोसाइट्स पढ़ा जाता है, बोला जाता है। अब बचा हुआ हमारे पास तीसरा पदार्थ है बच्चों, जो कि जरूरी भी है, और आरबीसी का क्या रोल है, डब्ल्यूबीसी का क्या रोल है, वो तो अलग से आपको क्लास में समझाया जाएगा, लेकिन इसे जनरली रक्त का या कहते हैं रुधिर का या ब्लड कंपोजिशन, यानी इसके आपको केवल संगठन पढ़ाए जा रहे हैं, ब्लड के अवयव के संगठन पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है, अवयव के संगठन की बात करें, संगठन बताया जा रहा है, क्योंकि कंपोजिशन संगठन, इसका संगठन आपको पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक बच्चों। तीसरा बचा हुआ हमारे पास है प्लेटलेट्स, या इन्हें थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है, ठीक है। आप जनरल भाषा में इसे प्लेटलेट पढ़ें, प्लेटलेट्स, या साइंस भाषा में इसे थ्रोम्बोसाइट्स कहा जाता है, ठीक है। ये दोनों अगर हम मिला दें, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, इन दोनों का जो हमारे रक्त में प्रतिशत होता है बच्चों, वो हमारे पास 1% होता है, यानी 1% होता है। इस प्रकार हमारे पास 100% यानी 100% ब्लड का हमने कंपोजिशन आपको समझा दिया है, और ये एक महत्वपूर्ण जानकारी की तरह आपके पास सुरक्षित होना चाहिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से जो कुछ भी इस पे वन लाइनर या लॉन्ग क्वेश्चन इससे जुड़ेगा, वो आप इसमें करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए बच्चों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना बच्चों। और एक बात और है, आप परीक्षा का समय नजदीक आ रहा है, तो आपको क्या कहते हैं कि इसे ज्यादा से ज्यादा पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, और आप देखें वीडियो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेज दें, और यही हम उम्मीद करते हैं। आप हमें टॉपिक बताइए, नया वीडियो बना के आपको आपके सामने दिया जाएगा, ठीक है बच्चों।